नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 के बारे में ही। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हम प्रश्नावली 3 जो है चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके संदर्भ में बेसिक जो जानकारी है उसके बारे में हमने बात की और पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर दो बातें सीख रहे हैं। पहला तो भाषाई आधार पर दिए गए क्वेश्चन के आधार पर समीकरण भी हम ही बना रहे हैं, तो समीकरण किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसकी बात भी हो रही है और साथ साथ में इसको ग्राफ की सहायता से हम हल करेंगे, तो हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। उसके बाद उसने एक और बल्ला तथा 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बीजगणितीय का मतलब क्या है, कि समीकरण बनाने में, ठीक है। और ज्यामितीय का मतलब है कि जो भी हम समीकरण बनाएंगे उसको ग्राफ की सहायता से हल करेंगे। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आपके क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं बल्ले की बात हो रही है, कहीं न कहीं गेंद की भी बात हो रही है। तो हम एक बल्ले तथा एक गेंद का जो मूल्य है वो हम मानेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ये जो सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि इसी से हम निर्धारित करेंगे कि समीकरण किस प्रकार से बनाए जाए। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार तो देखिए पहला जो सेंटेंस है उसमें 3,900 रुपये, 3,900 रुपये तो क्या है, टोटल मूल्य है, जिसमें 3 बल्लों का मूल्य भी शामिल है, 6 गेंदों का मूल्य भी शामिल है। तो देखिए आपको जानकारी है इस बात की कि जैसे मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य हमें पता है और उसी प्रकार की ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य हमें जानना है, तो हम क्या करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक पेन का मूल्य 10 रुपये है। अब मैं आपसे कहूं कि 5 पेन का मूल्य बताइए कितना होगा, तो आप बोलेंगे 50 रुपये। तो वो 50 रुपये आपने कैसे प्राप्त किया कि जब आपको एक पेन का मूल्य पता था और 5 पेन खरीदने हैं, तो आपने 10 रुपये जो एक पेन का मूल्य था उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही यहाँ पर बात है, एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपये मान रखा है। यहाँ कितने बल्ले बताए जा रहे हैं, 3। तो एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का कितना मूल्य हो जाएगा, 3x, ठीक है। इसी प्रकार जैसे एक गेंद का मूल्य है y, तो 6 गेंदों के लिए कितना हो जाएगा, 6y। इनका जो कुल मूल्य है वो अपने को इसी सेंटेंस में यहाँ बता रखा है, 3,900 रुपये है। तो ये हो गया 3,900। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में कोई न कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग जा सकता है। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग यहाँ प्रत्येक पद में लगाया जा सकता है, वो है 3। तो 3 का भाग जब यहाँ हम लगाएंगे तो यहाँ x बचेगा। 3 का भाग 6 में लगाएंगे 2, y तो लिखेंगे ही लिखेंगे। 3 का भाग यहाँ लगाएंगे 1 बार, 9 में जाएगा 3 बार और ये 2 शून्य। ये आपका पहला समीकरण बन चुका है। अब हम दूसरा समीकरण और बनाना चाहते हैं। वो समीकरण बनेगा दूसरे सेंटेंस से। उसने एक और बल्ला, एक ही बल्ला खरीदा है, तो एक बल्ले का मूल्य कितना मान रखा है हमने, x रुपये, तो यहाँ लिख दो x। 3 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य है y, तो 3 का हो जाएगा 3y।
और इन दोनों का कुल मूल्य हमें बताया गया है 1300 रुपये। 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, एक बल्ला तथा 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, तो कुल मूल्य हो गया 1300। तो इस प्रकार से आपके पास में 2 समीकरण बन गए। ये आपका पहला समीकरण और ये आपका दूसरा समीकरण। तो ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। ठीक है। इसके बाद ज्यामितीय रूप के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन समीकरणों को थोड़ा हमें हल करना पड़ेगा। तो यहां आप लिख देंगे ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप, एक बार पहला जो समीकरण है वो फिर से लिख लीजिए, x + 2y = 1300। पहले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं कि x या y में से किसी एक का मान निकालना चाहिए। किसका निकाला जाना चाहिए? जिसका गुणांक छोटा है, तो उसमें अपने को ज़्यादा सुविधा रहेगी, वो आसान रहेगा। तो यहाँ x के गुणा में 1 आ रहा है, तो इसका गुणांक छोटा है, तो x का ही मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे x, अब बराबर लगाएंगे। बराबर के पहले यहाँ कितना लिखा हुआ था? 1300। सबसे पहले ये लिखेंगे। अब ये जो 2y यहाँ पर प्लस का था, इसका उधर पक्षांतरण कर देंगे। अब x के गुणा में फिलहाल कितना है? 1, तो यहाँ बटे में कुछ नहीं है। यदि 1 के अलावा कोई संख्या होती तो अगली स्टेप में वो यहाँ इसके बटे में लिखी जाती। तो फिलहाल समीकरण इतना ही सरल होगा। और इसके लिए क्या है, हम एक सारणी बनाएंगे। ठीक है। वो जो सारणी है वो किस प्रकार से बनानी है, इसके लिए आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आप एक इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में आपके पास में 6 बॉक्स होने चाहिए कम से कम। ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 बॉक्स तो होने ही चाहिए। अब देखो, बराबर के इधर जो अपना है वो बाएं पक्ष है, बराबर के इधर जो है वो दाएं पक्ष है। तो दाएं पक्ष में जो चरारा है उसका मान हम अपनी इच्छा से रखते हैं। अब कितना रखना चाहिए ये स्टूडेंट के विवेक पर निर्भर करेगा, उस स्टूडेंट पे निर्भर करेगा कि कितना रखूं। फिर भी मैं एक आइडिया बता दूं आपको कि क्या रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ आप बोल के देखते हैं तो ऐसा लगा 1300, 1300, तो लास्ट में ध्वनि आ रही 100, तो थोड़ा सा आइडिया हो गया। 100, 200, 300, 400, 500, 600, हमें इस प्रकार के मान रखने चाहिए। बात समझ में आ रही होगी। जैसे 1300 को बोल के देखा तो ऐसे लगा 1300, 100 की ध्वनि आ रही है, तो थोड़ा आइडिया हो गया यहाँ से कि हमें 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे रखना चाहिए। अब मर्जी आपकी है कि आप क्या रखना चाहते हैं। 2 बातें ध्यान रखनी है, मर्जी तो आपकी है, लेकिन मान ऐसा ही रखना कि रखने वाला मान है वो भी छोटा हो और इसको सरल करने के बाद में जो वैल्यू मिले हमें वो भी छोटी वैल्यू आए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो उसको ग्राफ में दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। हालांकि आप जो भी वैल्यू प्राप्त करते हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, यहाँ लिखता हूँ मैं y का मान लीजिए मैं 200 लिख देता हूँ। यहाँ y बराबर 200 रखने पर, तो y बराबर 200 रखेंगे। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जो अपने समीकरण सरल किया था उसकी लास्ट स्टेप। x बराबर 1300 माइनस 2 गुणा y की जगह हम लिख रहे हैं 200, तो ये कितना हो गया? 200 को 2 से गुणा करो 400, 400 इसमें से घटेगा ये 900। ठीक। अब अपने को ये सारणी में लिखना है कि y का मान जब हमने 200 रखा तो x का मान कितना मिला? 900। अब y का मान और बढ़ा दो, 300 रख दो, 400 रख दो, मान लीजिए 300 रख रहा हूँ। y बराबर 300 रखने पर यदि कोई विद्यार्थी इनके अलावा मान रखना चाहता है वो भी सही होंगे, कुछ भी रख देना। x बराबर ये मान 300 कहाँ रखना है फिर बता रहा हूँ, जहाँ समीकरण सरल किया था उसकी लास्ट स्टेप। x बराबर 1300 माइनस 2 गुणा 300, तो आप समझ गए होंगे कि 2 को 300 से गुणा करने पर 600, ये जो 600 है वो 1300 में से घटाएंगे तो कितना आ गया? 700। ठीक है। तो जब हमने y का मान 300 रखा तो x का मान हमें कितना मिल गया? 700।
तो पहले समीकरण के लिए एक टेबल तैयार हो गई। जैसे हमने पहले समीकरण के लिए टेबल तैयार की है, ठीक उसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए भी अपने को एक टेबल तैयार करनी है। तो दूसरे समीकरण के लिए टेबल किस प्रकार से बनेगी आप देखेंगे। एक बार दूसरा जो समीकरण है वो आप लिखेंगे। तो दूसरा जो समीकरण है वो हमारा था x प्लस 3y बराबर 1300। यहाँ से x की यदि वैल्यू निकालें तो x बराबर पहले 1300 और फिर ये 3y का इधर पक्षांतरण कर देंगे। इसके बटे में कुछ भी नहीं आ रहा है। जब बटे में कुछ नहीं आ रहा तो फिर अपनी मर्जी है, कुछ भी मान रखो, 200 400 500 जो भी। तो यहाँ इसके लिए भी हम एक सारणी बना लेंगे। मान लीजिए इस प्रकार से सारणी बना ली हमने। इसमें भी कितने बॉक्स बनेंगे, कम से कम 6। ये बॉक्स हमने बनाए और अब हम मान रखेंगे किसका, इस y का। दाएं पक्ष में जो चर होता है उसका मान हम अपनी इच्छा से रखते हैं। तो y का मान लीजिए मैं अब की बार यहाँ 300 रख देता हूँ। y बराबर 300 रखने पर तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो, x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 1300 माइनस 3 गुणा y की जगह रख रहे हैं 300। तो ये 3 को 300 से गुणा करने पर 900 हो गया और 900 इन 1300 में से घटाया जाएगा, कितना बचेगा 400। तो जब हमने y का मान 300 रखा तो x का मान कितना मिला, 400 मिला। एक मान और रखना अपने को कि y बराबर, मान लीजिए अब की बार हम 400 रख देते हैं। y बराबर 400 रखने पर फिर स्टार्ट करो, x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 400। 400 को 3 से गुणा कर दो 1200। ये जो 1200 है वो 1300 में से घटेगा, कितना बचेगा 100। तो जब आपने y का मान कितना रखा 400 तो x का मान कितना मिला 100। तो इस प्रकार से पहले हमने समीकरण बनाए। तो वो तो समीकरण बनाने तक का जो काम था वो था आपका बीजगणितीय रूप, और ज्यामितीय रूप में हमने क्या किया, समीकरणों को सरल करके टेबल बनाई। टेबल इसलिए बना रहे हैं ताकि हम ग्राफ जब बनाएं तो वहाँ पर इसकी मदद ली जा सके। तो अब हम ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाएगा उसकी बात करेंगे। ये जो टेबल है वो अपन थोड़ा इधर नोट कर लेते हैं। ये पहली वाली टेबल यहाँ नोट कर लें। अक्ष y ये हो गया 900, 200, 700, 300, ये आपकी पहली टेबल हो गई। दूसरी जो टेबल है 400, 300, 100, 400, ये आपकी दूसरे समीकरण की टेबल है। इनको थोड़ा सामने अलग लिख लिया ताकि हम बीच में डिस्टर्ब नहीं हो। और अब हम बात करेंगे ग्राफ की कि ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाए। तो वो जो आलेख बनाएंगे उसके लिए आप जानते हैं कि एक अपन आड़ी रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, और वो जो आड़ी रेखा होती है उस पूरी रेखा का नाम है अक्ष एक्सिस। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव साइड होती है, इधर नेगेटिव, जिधर नेगेटिव उधर डैश लगाते हैं। एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, एक्स की पॉजिटिव साइड, और ये आपका मूल बिंदु। जहाँ मूल बिंदु होता है वहाँ पर एक्स और वाई दोनों का मान 0, 0 होता है। सबसे पहले हम लोगों को पैमाना निर्धारित करना पड़ता है। पैमाने का मतलब क्या होता है कि आपका जो ग्राफ पेपर होगा उसमें जो बॉक्स बने हुए हैं, प्रत्येक बॉक्स के बीच में हम कितना कितना डिफरेंस लेंगे या कितना कितना गैप लेंगे, ये होता है पैमाना, कि एक बड़े बॉक्स के बराबर में कितनी इकाई ली जानी चाहिए।
प्रत्येक प्रश्न में पैमाना अलग अलग हो सकता है। अब पैमाना कितना लेना उचित होगा ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। या आप सारणी से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, टेबल से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। इनमें जितने भी वैल्यू आ रहे हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे अपन बोल के देखेंगे 900, 700, 200, 300, 400, तो 100 की ध्वनि आ रही। तो एक आइडिया तो हो गया कि 100 से कम यदि अपन पैमाना लेते हैं तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है ग्राफ बनाते समय। तो हम ऐसा मान सकते हैं या तो एक बड़े खाने बराबर 100 इकाई ले सकते हैं, या अपन उसका डबल भी कर सकते हैं, 100 का डबल जैसे 200। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे ग्राफ पेपर में जो बॉक्स आएंगे उनकी संख्या निश्चित होती है। ऐसा तो है नहीं कि जितनी हमें आवश्यकता पड़ी उतनी मिल जाएंगे, वो तो फिक्स है। तो उसके आधार पे हमें काम करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम एक बड़ा खाना जो है उसके बराबर में 200 इकाई मान लेते हैं। कितना? 200 इकाई। अब क्या करना है, जैसे आपके यहाँ पर इस प्रकार से बॉक्स बने हुए रहेंगे तो इन बॉक्स पे अपने को यहाँ से लिखना है, जैसे कि ये 200 हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया 400, ये हो गया 600, इधर हम देख रहे हैं 800, फिर 200 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1200 और यहाँ हो जाएगा 1400। और आवश्यकता पड़ेगी तो आगे अपन और बना लेंगे। नेगेटिव साइड जो है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो आपकी सारणी में कहीं पे भी वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव नहीं है यार। और मैं आपको बता भी दूं, किसी भी वस्तु का मूल्य है वो ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता। किसी भी वस्तु का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए ऋणात्मक राशि तो आने से रही। तो यहाँ केवल माइनस का 200 माइनस 400 इतना ही लिख दो, हमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं इधर। हाँ, y का जो मान है वहाँ ध्यान रखना है। ये जो आपके बॉक्स बने हुए यहाँ पर आप 200 का गैप लेते हुए संख्या को आगे बढ़ाएंगे। ये हो गया आपका 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, ठीक है। और इधर माइनस के मान होंगे, आवश्यकता होगी तो लिख लेंगे, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, इधर से काम चल जाएगा। चलिए, पहली सारणी में अपन x का मान देखेंगे कितना आ रहा है 900। तो पहले ये चेक करेंगे 900 कहाँ आएगा। देखो 800 और ये जो 1000 है इसके बीच में आपको पता है प्रत्येक बड़े बॉक्स के बीच में छोटे छोटे 10 खाने होते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ बीच में यहाँ पर अपने पास में होगा 900। तो यहाँ अपने को टिक आउट करने की आवश्यकता नहीं है, बिंदु लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी केवल चेक करना है कि 900 आ कहाँ रहा है। मान लीजिए यहाँ 900 आ गया। अब 900 के साथ में यहाँ पर y का मान कितना है 200। तो अपन क्या करेंगे, इस 900 के सामने ऊपर की तरफ चलेंगे और कहाँ, इस 200 के सामने। तो मान लीजिए 200 यहाँ आ गया। देखो फिर बता दूं, पहले x का मान देखा 900। अब इस 900 जहाँ पर है उस लाइन को ऊपर की तरफ है अपन चलेंगे उस लाइन के अकॉर्डिंग, और तब तक चलेंगे जब तक y का मान 200 नहीं मिले। 200 के सामने जो पॉइंट आएगा वो आपका बिंदु हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे पहले x का मान 900, फिर y का मान 200। इसी प्रकार जैसे x का मान 700 आ रहा है तो 700 कहाँ आना चाहिए, 600 और 800 के बीच में। मान लीजिए यहाँ आ गया। अब इसके साथ में 300 आ रहा है, किसका मान, y का। तो y का मान 300 कहाँ आएगा, 200 और 400 के बीच में। तो जहाँ 300 होना चाहिए उसके सामने वाली ये लाइन और इधर 700 के सामने वाली लाइन जहाँ पर भी मिलती है, समझ रहे बात। यहाँ 700 था तो इस 700 वाले लाइन को ऊपर की तरफ अपन ऐसे चलेंगे उस लाइन के अकॉर्डिंग। जहाँ y का मान 300 आ रहा है उस लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे चलेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों लाइनें कहीं ना कहीं मिलेंगी, और जहाँ मिलेंगी वो आपका क्या हो जाएगा, बिंदु। और उस बिंदु को उस टेबल के अनुसार लिख देंगे 700 और 300। ये आपका दूसरा बिंदु हो गया। और ये जो दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदु से गुजरती हुई हम एक रेखा, स्केल का प्रयोग करना आपको। इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। मैंने जो लाइन खींची है हो सकता है वो स्ट्रेट नहीं हो, क्योंकि मैं यहाँ स्केल का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन आप लोगों का स्केल का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। मैं आपको केवल प्रोसेस बता रहा हूँ। और इस रेखा के ऊपर आपका जो पहला समीकरण था वो आप लिखेंगे, और आपको ध्यान होगा कि x + 2y = 1300, ये आपका पहला समीकरण था। ये थोड़ा सा यहाँ नोट कर देंगे ताकि अपने को ये ध्यान रहे कि ये जो रेखा है वो कौन से समीकरण की है। अब बात करते हैं हम दूसरे टेबल की। तो x का मान 400 है, तो x का मान 400 कहाँ है, ये रहा। इसके साथ y का मान कितना दे रखा है, 300। तो इस 400 के सामने ये जो लाइन है, इसको ऊपर की तरफ, इस लाइन के अनुसार हम ऊपर की तरफ चलेंगे, और इधर 300 के सामने, तो जहाँ पर भी बिंदु आएगा वो अपन नोट कर देंगे। जैसे ये बिंदु आ गया, तो इस बिंदु को थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह कम है। तो यहाँ x का मान 400 और y का मान 300, एक बिंदु आपका ये हो गया। अब x का मान बता रखा है 100, 100 कहाँ होगा, 0 और 200 के बीच में। मान लीजिए x का मान 100 ये रहा। अब इस 100 के जहाँ पर 100 है उसके अनुसार ऊपर की तरफ अपन चलेंगे, और तब तक चलेंगे जब y का मान 400 नहीं मिल जाए। तो ये हो गया y का मान 400। तो यहाँ पे भी जगह कम है, तो वो चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, x का मान 100 और y का मान 400। अब यहाँ पर भी ये जो दोनों बिंदु हैं, इनके पास में अपन स्केल रखेंगे। स्केल रख करके एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे लंबी सी, जितनी लंबी आप खींच सकते हो। कितनी लंबी खींच सकते हो, ग्राफ पेपर से तो बाहर जाने से रहे, ठीक है। जितनी ग्राफ पेपर में आ सकती है उतनी लाइन खींच सकते हो। तो यहाँ इस प्रकार से आपकी एक रेखा आ रही है। इस रेखा को मैं थोड़ा सा ऐसे आपकी रेखा गुजर जाएगी, ठीक है। अब रेखा कहाँ से क्या गुजरनी है वो स्वतः ही गुजरेगी, आपको ज़बरदस्ती थोड़ा ना गुजारनी है, वो तो अपने आप गुजरेगी। जिस स्थिति से गुजरनी चाहिए वहाँ से गुजर जाएगी। और इस रेखा के ऊपर आपका दूसरा समीकरण लिख देंगे, x + 3y = 1300। आप देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं काट रही है, और जहाँ काट रही है उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखो 1200 और 1400 के बीच में आ रहा है, तो ये 1300, और ये तो हो गया x का मान। अब इस बिंदु के सामने यदि y का मान देखें, y एक्सिस कौन सा है, ये है y एक्सिस, इस पे y का मान देखा जाता है। तो इस बिंदु के सामने y का मान देख लो, ये रहा 0, तो यहाँ y का मान 0, पता चल गया। अब हम बोलेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 1300 और 0 पर प्रतिच्छेद करती है। और याद रखना, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वही आपके क्वेश्चन का रिजल्ट है। तो हम बोल सकते हैं अतः यह आपका x का मान हो गया, और ये हो गया आपका y का मान। x क्या है, x किसको माना था हमने, एक बल्ले के मूल्य को। y किसको माना था, एक गेंद के मूल्य को। तो एक बल्ले का मूल्य हो गया 1300 रुपये, अतः एक बल्ले का मूल्य 1300 रुपये, और एक गेंद का जो मूल्य है वो हो गया 0 रुपये। अब यहाँ पर ये मनोरंजक चीज़ आ रही है कि गेंद का मूल्य 0 रुपये कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। परंतु क्वेश्चन में जो भी अपने को राशि दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है वो अपने को मानना होता है, ठीक है ना। तो रिजल्ट भले चाहे कुछ भी आ रहा हो, अपना बिल्कुल करेक्ट है। अब ये वैल्यू 0 प्राप्त होगा वो एक अलग बात है, ये एक व्यवहारिक बात है कि भाई किसी वस्तु का मूल्य 0 तो नहीं हो सकता, परंतु भले चाहे नहीं हो, यहाँ पर 0 आ रहा है तो इसका राइट रिजल्ट है ये 0 लेना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये हमने देखा कि दूसरा जो क्वेश्चन था उसके समीकरण कैसे बने और उसका ग्राफ कैसे बना। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सबसे पहले उसके अपन समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण किस प्रकार से होंगे वो बात करेंगे। तो पहले आप अपनी अपनी बुक में ये समझ लें कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है
2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 160 रुपये था। 1 महीने बाद 1 महीने बाद 4 केजी सेब, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए 2 काम करने हैं। सबसे पहले बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप में क्या करना है, समीकरण बनाने हैं। समीकरण बनाने से पहले एक सेंटेंस हमें मानना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वो कैसे माने उसके लिए कुछ समझना है। देखो इस क्वेश्चन को जैसे पढ़ोगे, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो आप यहाँ तो ये तो समझ गए कि कहीं न कहीं सेब की बात हो रही है, कहीं न कहीं अंगूर की बात हो रही है, और वो भी केजी में हो रही है, किलोग्राम में। तो पहले हम ये मान लेंगे कि भाई 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे समीकरण बन जाएंगे। माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये। पहले में हम बात कर चुके हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी से हम निर्धारित करेंगे कि समीकरण कैसे बने। अब देखिए, लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब अपन पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। 2 केजी सेब, सीधी सीधी बात है। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है और यहाँ पर 2 केजी सेब है, तो ज़्यादा का पूछा जा रहा, गुणा होगा। तो x, 1 केजी सेब का मूल्य x है तो 2 केजी का हो जाएगा 2x। ये तो हो गया सेब का। 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य हमने y मान रखा है, तो ये हो गया y। और इन दोनों का जो कुल मूल्य है वो हमें क्वेश्चन में बता रखा है 160 रुपये। ये लो, आपका पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में बताया गया है कि 4 केजी सेब। पहले ये बताओ 1 केजी सेब का मूल्य कितना माना है हमने, x। अब 4 केजी का बोल रहा है तो 4 का हो जाएगा 4x, ज़्यादा का पूछ रहा तो गुणा हो जाएगा। 1 केजी अंगूर का मूल्य बता रखा है y। यहाँ अंगूर कितने खरीदे गए हैं, 2 केजी, तो 1 केजी का y है तो 2 का हो जाएगा 2y। इन दोनों का मूल्य कितना हो गया, टोटल 300 रुपये।
इस समीकरण के प्रत्येक पद में किसी न किसी संख्या का भाग जा रहा है, सभी में। तो ऐसी संख्या कौन है? 2। 2 का भाग यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, तो 2 का भाग लगा दो तो ताकि ये समीकरण छोटा बन जाए। तो ये हो गया 2x प्लस y, हमने 2 का भाग लगा दिया यहाँ, तो 2 बचेगा, x तो लिखना ही था। यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो y बचेगा, और यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो ये आधा हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। तो आपका बीजगणितीय रूप तो हो गया। अब ज्यामितीय रूप के लिए हम क्या करते हैं कि जो समीकरण हमें प्राप्त किया हमने यहाँ पर, उसके लिए अपन टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए टेबल हमें पहले हम क्वेश्चन के लिए बनाई थी, ठीक उसी प्रकार से काम करेंगे। पहला समीकरण फिर से लिख लेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे। अब की बार देखो x का गुणांक बढ़ा रहा है, y का गुणांक छोटा रहा है, तो हमें y का मान ज्ञात करना चाहिए। तो y बराबर 160 तो था ही इधर, और ये 2x है, इसका इधर पक्षांतरण हो जाएगा। y के गुणा में 1 ही आ रहा है, तो इसके बटे में कुछ भी नहीं आएगा। 1 के अलावा होता तो हम अगली लाइन में इसके बटे में लिख देते। फिलहाल समीकरण इतना ही सरल होगा। अब हमें एक टेबल बनाते हैं और इसमें 6 बॉक्स बना देते हैं, ये x ये y। अब की बार देखो राइट हैंड साइड में कौन सा चर आ गया? x। तो अपनी इच्छा से किसका मान रखा जाना चाहिए? x का। अब कितना रखें वो थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसमें बोलते हैं 160, यहाँ बोल रहे हैं 150, तो थोड़ा सा फिर आइडिया लग रहा है अपने को कि कहीं न कहीं 100 की ध्वनि आ रही है। अब अपने को कोई ऐसा पहाड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो कि ऐसा कोई पहाड़ है कि जिसमें 160 आता हो सीधा सीधा, तो 20 के पहाड़े में आता है। यदि 10 के पहाड़े को आगे बढ़ाते हैं 16 तक तब भी होता है। तो भले यहाँ पर संख्या कुछ भी रख लो, x का मान। अब यदि अपन 1 2 3 4 5 ऐसे रखेंगे तो यहाँ अपने दिक्कत आएगी कि जब घटाएंगे तो यहाँ संख्या पर बड़ी संख्या मिलेगी अपने को। तो इसका सीधा आइडिया बता दूँ, यहाँ पर 1 0 आ रहा है। 1 0 का मतलब ऐसे समझ लो 10 के गुणांक में आपको संख्या माननी चाहिए। कितनी? 10 20 30 40 50 60 ऐसे। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 10 रखने पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे y बराबर 160 माइनस 2 गुणा, हमने 10 रखा है यहाँ, तो ये 10 को 2 से गुणा कर लो, ये हो गया 20, और 20 160 में से घटाएंगे तो ये हो गया 140। तो देखो पहले हमने x का मान रखा था 10, जब x का मान 10 रखा तो यहाँ पर हमें 140 मिला। इसी प्रकार यदि आप x का मान 20 रख लेते हो या 30 रख लेते हो, चलो मैं अब की बार 50 रख लेता हूँ, कुछ भी रख लेना, ये जरूरी नहीं है कि जैसा मैं रख रहा हूँ ठीक वैसा ही रखो आप। 10 के बाद में 20 30 40 जो बच के वो भी रख सकते थे। 50 तो मैंने इसलिए रखा है ताकि मेरे को इसको सरल करने के बाद में रिजल्ट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं मिले। तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणा x की जगह 50, तो ये 50 को 2 से गुणा करने पर 100, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा? 60। तो जब आपने x का मान 50 रखा तो यहाँ y का मान कितना मिला? 60। ये आपकी पहली सारणी तैयार हो गई। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए भी आप एक सारणी तैयार करेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है उसको आप ध्यान रखें। दूसरा समीकरण हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 150। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि y का गुणांक छोटा है तो y का मान ही निकाला जाना चाहिए ताकि अपने को सरल करने में कठिनाई नहीं हो। इसके लिए भी हम एक सारणी बनाएंगे। मान अपनी इच्छा से किसका रखेंगे? दाएं पक्ष में। देखो बराबर की इधर है वो बाएं पक्ष है, इधर दाएं पक्ष। तो दाएं पक्ष में कौन सा चर आ रहा है?
अक्स का मान रखेंगे। तो अक्स बराबर 10, 20, 30, 40 इतना भी रख दो। 10 बराबर अक्स बराबर 30 रखने पर 10 रखो चाहे 20 रखो चाहे 23, मेरे माइंड में 30 आ गया, 30 रख दिया। यहाँ से देखिए y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 30, 30 को 2 से गुणा करेंगे 60, और 60 150 में से घटाएंगे तो 90। तो जब आपने x का मान 30 रखा तो y का मान कितना आया? 90। ठीक है, इसी प्रकार x का मान आप 50 रख दो, 40 रख दो, जो भी रखना चाहें। तो x बराबर 50 रखने पर यहाँ से सरल करेंगे तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 50 बराबर, ये हो गया 100। 150 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50। तो जब आपने x का मान 50 रखा तो y का मान भी कितना मिला? 50 मिला। अब अपने को बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ के लिए फटाफट आप एक आड़ी रेखा खींच देंगे तो ये आपका x एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका y एक्सिस। पॉजिटिव साइड हो गई, ये नेगेटिव साइड, ये आपका मूल बिंदु x डैश x। अब एक यहाँ पर बात आती है पैमाने की कि पैमाना क्या मानना चाहिए। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो देखो जितनी भी वैल्यू हमारे पास में यहाँ टेबल में प्राप्त हुई, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, इसमें कहीं ना कहीं 1 शून्य आ रहा है। 1 शून्य आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो 10 के गुणांक में हमें मानना चाहिए। तो आप एक बड़े खाने बराबर आप 10 इकाई भी मान सकते हो। आप 10 इकाई मानोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जैसे 140 अपने को कहीं चाहिए, तो 140 कब प्राप्त होगा? जब हम 10-10 का गैप लेंगे। तो 10-10 का गैप लेंगे तो ऊपर की तरफ अपने को 14 बॉक्स चाहिए। समझ रहे भाई? y का मान जैसे यहाँ पर 140 है, और यदि अपन एक बड़े खाने बराबर 10 इकाई का अंतर ले लेते हैं तो अपने को ऊपर की तरफ 14 खाने चाहिए। तो ग्राफ पेपर में 14 खाने मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसका पैमाना बढ़ा देते हैं कि अपन मान लेते हैं 20 इकाई। कितना? 20 इकाई। यदि कोई 40 मानना चाहे तो 40 भी मान सकता है, 100 भी मान सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी बॉक्स हैं यहाँ पर संख्या लिख देंगे 20, 40, 60, 80, 100, ये 120। इधर यहाँ पर भी लिखेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। और आवश्यकता होगी तो ग्राफ पेपर में अपन आगे बढ़ा लेंगे। ये जो नेगेटिव साइड है यहाँ पर यदि आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि अपनी सारणी में कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, पहली बात। दूसरी बात, जैसे यहाँ सेब और अंगूर के मूल्य की बात हो रही है, तो सेब और अंगूर का मूल्य है वो, किसी भी वस्तु का मूल्य नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, तो नेगेटिव की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप इतने में काम चला सकते हो। अब पहली जो आपकी टेबल है वो कौन सी है? ये आपकी पहली टेबल थी, ठीक है ना। तो पहले x का मान देखेंगे 10, तो x का मान 10 आपको कहाँ मिलेगा? इस 0 और 20 के बीच में, यहाँ 10 मिलेगा। अब 10 के सामने जो ये ऊपर की तरफ लाइन है, इसमें ऊपर की तरफ हम तब तक बढ़ेंगे जब इसके सामने y का मान, यहाँ पर जैसे 140 है, तो जहाँ पर x का मान 10 है उसके सामने 140 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ एक बिंदु नोट कर दो और यहाँ x का मान लिख दो 10 और y का मान लिख दो 140। ये आपका पहला बिंदु हो गया। फिर जैसे x का मान 50 है, कहाँ होगा? 40 और 60 के बीच में, यहाँ हो गया जैसे। तो इस 50 के नीचे कितना आ रहा है? 60। तो 50 जहाँ रहा है उसके सामने ऊपर की तरफ हम तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक हमें y का मान 60 प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब इधर 50 के सामने ऊपर की तरफ, इधर 60 के सामने, क्योंकि y का मान कितना आ रहा है? 60। तो इधर 50 के सामने और इधर 60 के सामने जैसे ये बिंदु हमें मिल गया, तो यहाँ लिख दो 50 और ये 60। पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान, ठीक है ना। अब ये दोनों जो बिंदु है इनके पास स्केल रखते हुए एक स्ट्रेट रेखा आप खींच देना इस प्रकार से
कि आपकी रेखा ऐसे गुजर जाए। ठीक है, एक स्ट्रेट रेखा खींचनी है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट। स्केल का प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी। और इस रेखा के ऊपर आपका पहला समीकरण लिख देंगे। तो पहला समीकरण था हमारा x प्लस 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 160, ये आपका पहला समीकरण था। अब दूसरी जो टेबल है उसमें पहले x का मान आ रहा 30, तो x का मान 30 कहाँ मिलेगा? 20 और 40 के बीच में यहाँ। और y का मान 90 है, तो y का मान 90 कहाँ होगा? 80 और 100 के बीच में। तो इधर से तो ये जो 30 था यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना है ऐसे, और इधर 90 के सामने। तो मान लीजिए जैसे इस 30 के सामने और इधर से 90 के सामने ये बिंदु आ गया, तो ये आपका बिंदु हो जाएगा 30 और 90। फिर x का मान 50 और y का मान भी 50 है, तो x का मान 50 कहाँ होगा? यहाँ पर। और y का मान 50 कहाँ होगा? इसके सीधे में। तो अपन जैसे y का मान जहाँ 50 आ रहा है ये रहा, और तो इसके सीधे में ऐसे बढ़ेंगे आगे, तो आपको जैसे ये बिंदु मिल गया, तो ये हो गया 50 50। इन दोनों बिंदुओं को भी आप इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन के द्वारा आगे बढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि ये जो आपकी रेखा है इसके ऊपर भी आप समीकरण लिख देंगे। तो इसका समीकरण कौन सा था? इसका समीकरण है 2x प्लस y बराबर 150। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दोनों जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल आपको समांतर नजर आ रही हैं, और ये समांतर आएंगी। तो ग्राफ में तीन स्थिति हो सकती है, या तो दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, तो जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वही आपका हल होता है जिस बिंदु पर। और जब रेखाएं समांतर होती है तो वहां पर हम हल प्राप्त नहीं कर सकते, और हमें डायरेक्ट रिजल्ट लिखना होता है कि कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों, पहले कारण बताएंगे कि दोनों रेखाएं कैसी हैं। दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है, और याद रखना जब भी दोनों रेखाएं समांतर हो उस स्थिति में आपके क्वेश्चन का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अतः कोई हल नहीं, ये बात आपको बतानी है, और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा किस प्रकार से हम लोग समीकरण बनाते हैं, समीकरण बनाना आपने सीखा, ग्राफ पेपर पे कैसे काम करते हैं वो भी आपने सीखा। तो इस वीडियो में हम केवल इतनी ही चर्चा कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।